हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। फ्रेंड्स, बार बार फोकस किया जाता है रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना, और क्वेश्चन पे अप्रोच आपकी अच्छी होगी, है ना। किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग 6000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर। तो इसमें 5000, है ना। व्याख्या, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग 5000 मिलीलीटर, लगभग 5 लीटर होती है। अगला प्रश्न, आर्यच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार की कपि से, मानव से, बंदर से, चूहा से। तो आर्यच कारक का नाम संबंधित एक बंदर से, किससे? बंदर से। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह ए बी तथा ओ की खोज की। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया, जहां रक्त समूह ए एंटीजन में ए पाया जाता है, वहीं रक्त समूह बी में बी एंटीजन उपस्थित रहता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी दो एंटीजन दोनों होते हैं, जबकि तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चूंकि ओ नेगेटिव समूह के रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है और ना ही RH फैक्टर, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ प्रश्न करें। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है रसाकर्षण शोषण, प्रकाश संश्लेषण, रस संकुचन, है ना। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। व्याख्या, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, और ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, फास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। किससे? जल से। व्याख्या, पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? उपयुक्त, है ना। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, है ना। व्याख्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। देख लीजिए, कुछ और प्रश्न है, उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी। तो प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश
का प्रभाव 3 प्रकार के होता है। यह प्रखरता, इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार, क्वालिटी तथा उसके अंतराल या ड्यूरेशन तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आरंभ हो जाती तथा गति प्राप्त करती। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य 600 से 650 नैनोमीटर में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश तरंग दैर्ध्य इतना नैनोमीटर में पाया जाता है। हालांकि पराहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश ही होता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। देखिए इसकी व्याख्या भी दिया हुआ है ना। कुछ और प्रश्न है विटामिन और पोषण से संबंधित, इस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल में घुलनशील BC, WBC याद होगा ना। WBC तो सभी लोग जानते होंगे, WBC वाइट ब्लड कैप्सूल। तो W से वाटर और BC तो वो जल में घुलनशील BC हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे WBC। W से वाटर और BOC हो जाएंगे। तो इसमें BC मतलब ऑप्शन BOC सही है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी समूह तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे ताजे फल, दूध, घी, दालें। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल हैं। कच्चे एवं ताजे फल हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन सी खट्टे साइट्रस फलों में पाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर। तो विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। कौन क्या? संतरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। वह खट्टे फलों, आंवला, नींबू, संतरा आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे किस अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? वसा, अंतःस्राव, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। तो विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया। व्याख्या विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक कोलैंड हॉपकिंस थे। तो देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे फ्रेंड्स। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कह रहे रात्रिचर जंतु, नॉकटर्नल एनिमल वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इनका शरीर पूर्णतया मरुस्थल डिजर्ट के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्देदार होते तथा श्वसन की लय अति धीमी होती। सर्पों की विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। सांस का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगे रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि 2 प्रकार के हैं। एक बड़ी जिसे लिंट रेशा तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। अगले पॉइंट पर मार्फिन पोस्ट पैपावर से सोमनीफेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती। पोस्ते का पौधा एक आवृत बीजी पादप है जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा
कारक के रूप में किया जाता है। इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। शैवाल, एलगी तथा कवक फंगी से के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटुअज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए परीक्षा उपयोगी उस तथ्य, उस पर चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है ना, कह रहे हैं ऑक्टोपस है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ऑक्टोपस है एक मोलस्क। ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्क है। सबसे बड़ा कशेरुकी है ज्वाइंट स्क्विड। जुगनू होता है एक कीट है। प्रश्न पूछा गया है, जुगनू क्या है? एक कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर में से कीट नहीं है मकड़ी, क्योंकि मकड़ी के शायद 8 पैर होते, इसीलिए ये कीट नहीं है। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित था कैप्सेसिन। पूछा गया प्रश्न में, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित था कैप्सेसिन। उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़ है ना, ये स्तनपायी मैमल। हाइड्रोपोनिक्स से मृदा विहीन पादप संवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन। लहसुन के अभिलाक्षणी गंध का कारण सल्फर के यौगिक है ना, सल्फर यौगिक। पुनः जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत पादप सिनकोना से, इसकी छाल है ना। रेशम तंत्र, रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। शुष्क जलवायु के भली भांत अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। शुष्क जलवायु के भली भांत अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल है ना। अगला पॉइंट, हाइड्रोफाइट है एक जलीय पौधा। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा। दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है वह है लैक्टोबैसिलस। जैव उपचारण से तात्पर्य जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। समुद्री खरपतवार जिसका महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन। समुद्री खरपतवार जिसका महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा। कोशिका विज्ञान से संबंधित कुछ पॉइंट है, इसको चर्चा करेंगे। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं मिल्क में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के वंध्यापन, तो ये वाला है सही नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का बनने में समस्या होती है, जबकि अन्य समस्त विकल्प सुमेलित हैं। विटामिन के कमी से रक्त के थक्का बनने में समस्या होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी और वर्णांतर फोलिक एसिड रक्ताल्पता। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं वर्णांधता करल बनाने से एक्स लिंग संलग्न वंशागत रोग या विटामिन डी की कमी से नहीं होता। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, सूखा रोग तथा ऑस्टियोमलेशिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा अथवा चर्मदाह रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता एनीमिया रोग हो जाता है। देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन डी, सुखंडी, विटामिन C से मसूड़ों का खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन B1 बेरी, तो सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन। व्याख्या, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी, सूखा रोग या रिकेट्स बीमारी प्राय बच्चों में होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी या मसूड़ों में से खून आना होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला बेरी रोग एक कुपोषण जन्य रोग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 विटामिन के है ना, तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन C। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था गेहूँ भरोड़ है ना, सी का जो है इसमें पहला, सी का पहला, ये PCS का क्वेश्चन है ना, यूपी PCS में भी पूछा गया। नींबू विटामिन C हो जाएगा है ना।
डी का दूसरा, क्योंकि खट्टा होता है ना, मालूम हम लोगों को। व्याख्या विटामिन के अल्फा अल्फा विटामिन डी, कॉड एकिड तेल विटामिन ई, गेहूँ भरोड़ तेल विटामिन सी, नींबू तो विटामिन के अल्फा अल्फा। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 सूची 2 विटामिन सी फॉलिक अम्ल विटामिन ए B1, तो विटामिन सी हो जाएगा आपका स्कर्वी, है ना। विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी, विटामिन B1 बेरी बीटा, विटामिन और फॉलिक अम्ल हो जाएगा रक्ताल्पता। व्याख्या इसकी देखते हैं। तो देखिए, सी हो जाएगा स्कर्विस, ए का 4, तो ए का 4 2 में है, सी और डी में ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा। और विटामिन रतौंधी सी का चौथा, और ये ए का चौथा हो जाएगा और सी का पहला, ए का चौथा सी का पहला, यही वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी राइट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जिस पे हमने चर्चा किया प्रीवियस ईयर के। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पर, किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।